गुड मॉर्निंग बच्चों। पढ़ रहे थे एमीन। एमीन में पढ़ रहे थे एमीन के विरचन की विधियां, यानी एमीन को कौन कौन सी विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा दिमाग को रिवाइज करवाएं, दिमाग में उसको रिवाइज करवाएंगे तो पता चलेगा कि पहली रिएक्शन थी एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन। तो ऐसे नहीं कि आपको सीक्वेंस में याद करना है, बस ये पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन करवाते हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। दूसरी थी गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, याद होना चाहिए किसकी रिएक्शन है, क्या बनता है, कैसे बनता है। आप रिएक्शन लिखो, जो रिएक्शन में लिखा हुआ है ना वही उसकी थ्योरी में लिखा हुआ है, कि शब्दों में लिख दिया उसको, उस बात को। क्लियर। दूसरी रिएक्शन ये थी। थर्ड नंबर थी हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन, बहुत ही अच्छी रिएक्शन। इन विरचन की विधियों में सबसे अच्छी विधि वही मानी जाती है, बहुत ही अच्छी विधि है, बहुत कॉम्पिटिशन हिसाब से और वैसे भी। 4 नंबर थी कर्टियस अभिक्रिया। 5 नंबर थी सिमिट अभिक्रिया। 6 नंबर अपने पास आ गई थी अपचयन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का अपचयन। ठीक है। 7 नंबर थी एमाइड का अपचयन। 8 नंबर थी ऑक्जिम का अपचयन। तो वो आगे का आपको रटना नहीं कि इसके बाद ये है वो है, आपको ये पता होना चाहिए कि साइनाइड आइसोसाइनाइड का अपचयन करते हैं तो एमीन कैसे मिलते हैं, ये आपको लिख के याद करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? यस। इसके बाद में अपन 9 नंबर रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ कितनी हो गई थी? पहली क्या थी? एल्किल हैलाइड का अमोनिया अपघटन, गैब्रियल थैलेमाइड, ठीक है कि नहीं, हॉफमैन, कर्टियस, सिमिट। 5 के बाद में 6 नंबर हो गया था साइनाइड और साइनाइड से। 7 नंबर हो गया था क्या, एमाइड से। और 8 नंबर हो गया था ऑक्जिम से। अब लेते हैं 9 नंबर। ठीक है। 9 नंबर की जो रिएक्शन है, 9 नंबर की जो रिएक्शन है वो है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयित एमीनीकरण से। लिख के बता देता हूं। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयित एमीनीकरण से। ठीक है। कार्बोनिल यौगिक ये है C+O। इसका अपचयित एमीनीकरण करना है, यानी पहले इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पहले H2 हो जाता है। H2O के जाने से बन जाता है CNH। ये इमीन होता है, और इस इमीन का अब अपचयन करना है वो आप करवा सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, या आप करवा सकते हैं वही सोडियम साथ में C2H5OH। ये अपचायक, यानी अपचायक होना चाहिए जो हाइड्रोजन दे रहा है, तो यहां से वो हाइड्रोजन दे देंगे और ये क्या बन जाएगा CHNH2 बन गया। कितनी हाइड्रोजन काम में आती हैं? 4 हाइड्रोजन काम में आती हैं। बन गया एमीन। यस। अब कार्बोनिल यौगिक में मैंने आपको बता दिया था कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में मैंने आपको बताया था कि भाई ये एल्डिहाइड और कीटोन तो हो सकते हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक कहा गया है। जैसे देखो आप यहां CH3, ये क्या है? एसीटोन है, नामकरण में बताया हुआ है। एसीटोन की रिएक्शन आप किससे करवा देंगे? अमोनिया से। लिख सकते हैं आप, ये अमोनिया है, अमोनिया। क्या चला गया यहां से? H2, ये बन गया एसीटोन का इमीन बन गया, ऐसे रह जाएगा। यहां पर क्या आ गया? NH। अब इसका क्या करना है? अपचयन करना है, तो 4 हाइड्रोजन काम में आएंगे।
और ये देने के लिए कौन आएगा, या तो आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आएगा सोडियम के साथ इथेनॉल, ये आएगा। और इसके आने से ये बन जाएगा CH3 CHNH2, ये बन गया। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरीके से ये अपने पास कार्बोनिल यौगिकों के अपचयित एमिनीकरण से आ गया है। ठीक है, 9 के बाद में हम लेंगे 10 नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने को रिएक्शन चलानी आनी चाहिए। भाई देखो यार, इमीन नाइट्रोजन वाला क्रियात्मक समूह आ रहा है और एमीन बनाना है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी अपचायक ले लो और ये सब में काम कर रहा है, ये सब में काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा है, सब पर काम कर रहा होता है। ये लो जी, बना दिया एमीन। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, यस। 10 नंबर, बच्चों 10 नंबर है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। तो जब अपचयन करना होता है ना, तो अपने को अपचायक लेना ही पड़ता है। दस नंबर रिएक्शन, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। आप अपचयन की इतनी कहानियां सुनते आ रहे हैं, इतना कुछ मैंने सुना दिया, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग है उसका अपचयन करना, तो आपको इस अपचयन में अपचायक की कहानी पता होना चाहिए कि अपचायक क्या है। अपचायक वो है जो हाइड्रोजन दे रहा है, अपचयन कर रहा है, वो अपचायक है। ठीक है, अब नाइट्रो यौगिकों का करेगा, तो कुल मिला के आपको अपचायक क्या क्या ले सकते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे यहां पर आप ले सकते हैं H2NI ले सकते हैं, ये नहीं लेना चाहते हैं आप यहां पर ले सकते हैं SnHCl ले सकते हैं, ये नहीं लेना चाहते हैं आप जिंक HCl ले सकते हैं, आप ये नहीं लेना चाहते हैं आप Fe के साथ में HCl ले सकते हैं, धातु के साथ में अम्ल ले लो आप HCl। सबका काम वही है, इनमें से कोई सा भी ले लो आप। वो क्या करेगा, जो नाइट्रो समूह है जैसे ये वाला है, इस नाइट्रो समूह का अपचयन करेगा। जैसे मैंने ले लिया SnHCl, इनमें से एक को सिलेक्ट कर लिया, तो ये यहां पर 6 हाइड्रोजन देगा, तब इस एक अणु का अपचयन हो पाएगा। जब इसका देखो, मैंने पहले भी कहा था कि नाइट्रोजन वाला है, अपचयन हो रहा है, तो आपको किधर जाना है, एमीन की तरफ जाना है। तो एमीन बनने के लिए ऑक्सीजन को हटना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन चली गई, जल के रूप में जाएगी। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिल रही है ना, तो जल के रूप में जाएगी। तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4, और 2 यहां जुड़ने के लिए चाहिए, 6 काम में आ गई। क्या बन गया, CH3NH2 प्लस चला गया 2H2, बन गया एमीन। अगर अपने पास एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, जैसे ये, इसका नाम सॉरी O2, मैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया, इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, पहले रिएक्टेंट लो, रिएजेंट लो, फिर प्रोडक्ट बनता है, ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं ना। इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन वही, इनमें से जो आपको मन करे वो ले लो, और एग्जामिनर जो मन करेगा वो देगा साहब, और कहेगा इसका प्रोडक्ट बनाओ। जैसे यही है, लिख दिया SnHCl,
और कह दिया इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो सर वो हाइड्रोजन भी लिखेगा क्या? वो नहीं लिखेगा, वो तो डायरेक्ट ये लिखा और तीर चलाया। तीर मतलब एरो, मैं इतनी बार बोल दिया एरो, एरो मतलब हिंदी में तीर होता है। जब आप एरो चलाए तो भैया प्रोडक्ट पूछेगा, वो हाइड्रोजन नहीं लिखेगा। फिर आपने क्या किया? अगर उसने हाइड्रोजन दे दिया तो फिर आप क्या करोगे? आप तो कुछ ही काम नहीं करे। तो 6 हाइड्रोजन, तो यहां से क्या बन जाएगा? ये बन गया NH2 प्लस चला गया ट्वाइस H2। अब इसका तो नाम आप जानते हो, पहले मिले हुए हो इससे। कौन है ये है एनिलीन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से हमारे पास कौन आ रही है? एमीन आ रही है। कौन आ रही है? एमीन। यस, 11 नंबर। GR के द्वारा गिरण्यार विक्रमक से बनाया जा सकता है। गिरण्यार विक्रमक के द्वारा देखो, जैसे RMgX है, ये गिरण्यार विक्रमक होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसकी रिएक्शन आप क्लोरेमीन से करवा दो, ये क्लोरेमीन है। क्या बच्चों? क्लोरेमीन। जब गिरण्यार विक्रमक की अभिक्रिया क्लोरेमीन से करवा रहे हैं तो यहां से ये चला जाता है और इस R पर कौन आ जाता है? NH2 प्लस। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू की 5 स्टार रिएक्शन थी, समझ में आई बात? ये तो आपको चलानी आनी चाहिए। जब इसके साथ बिड़ गया तो है ना, इसके साथ चला गया, ये आ गया NH2 और Mg के साथ कौन कनेक्ट हो गया? XCl निवास में, तो ये बन गया एमीन। ये ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपने पास एमीन के विरचन की विधियां खत्म होती हैं। अब हम एमीन के भौतिक गुणों की बात करेंगे, ठीक है, इसको रफ करने के बाद। देखो बच्चों, भौतिक गुणों में जो है ना, भौतिक गुणों में गंध आती है, उसकी अवस्था आ जाती है, उसकी विलयता आ जाती है ना, उसके क्वथनांक आ जाते हैं, उसके गलनांक आ जाते हैं। ये सब भौतिक गुण हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जब भी हम पढ़ते हैं ना तो 2 टाइप का नॉलेज होता है। एक वो जो अपने ध्यान में होना चाहिए, अपने समझ में आ रहा है, एक वो ज्ञान, ठीक है। दूसरा वो ज्ञान जो बिल्कुल याद, मतलब समझ में आ गया पहले वाला, एक तो वो ज्ञान। दूसरा समझ में आने के बाद याद भी होना चाहिए, कि लिखना भी आना चाहिए उसको, एक वो ज्ञान होता है। समझ गए? समझ में तो सब कुछ आना ही चाहिए, बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे को उसमें से क्या याद करना है, जो मेरे दिमाग में हमेशा होना चाहिए, जो कि मैं लिख सकूं। तो चलते हैं एमीन के भौतिक गुण। देखो, भौतिक गुणों में अगर मैं पहली बात करूं गंध की, गंध की बात करूं, अब यार ये मैं कहूंगी, आप मुझसे पूछो सर गंध क्या होती है, तो सब जानते हो, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। जो नहीं जानते हो अलग अलग जगह जाएं और अलग अलग गंध लें, ठीक है। बच्चों, जब एमीन की बात करें, एमीन में हम 2 ग्रुप बना रहे हैं, एक निम्नतर एमीन, एक उच्चतर एमीन। निम्नतर एमीन का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन कम है।
जैसे मेथेनेमीन, एथेनेमीन, ये जो है ना ये निम्नतर एमीन होता है। उच्चतर एमीन जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वो उच्चतर एमीन होता है। समझ में आ रही बात? तो अगर हम निम्नतर एमीन की बात करें, अगर हम निम्नतर एमीन की बात करें जिनमें कार्बन कम है, जैसे मेथेनेमीन, एथेनेमीन, तो उनमें अमोनिया की जैसी गंध आती है। और अब सब अमोनिया में कैसी गंध आती है ये बताओ आप तो, अमोनिया में कैसी गंध आती है? तो यार मैं आपको क्या बताऊं, मेरे सामने आते तो बता देता, पर फिर भी बता देता हूं, आपके मन में क्या फिर रह नहीं पाओगे आप कि अमोनिया में कैसी गंध आती है। आप जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं ना, नगर पालिका वाले, है ना, जहां आप यूरिन एक्सक्रीट करने जाते हैं, वहां जाके जो आपके नाक में जो गंध चढ़ती है ना, वो अमोनिया की गंध होती है। किसी गंध होती है? अमोनिया की। समझे? सर आपको कैसे पता? भाई लैब में अमोनिया होती है, हम गंध लेके देखते हैं तो पता चलता है ऐसी गंध आती है। तो अमोनिया की गंध कैसी होती है वो आपको पता चल गया होगा। फिर पता नहीं चले आ जाना लेबोरेटरी में, लैब में अमोनिया है, आपको सूंघा के बता देंगे ये अमोनिया की गंध है। बाकी मैंने बताई थी आपको, कहाँ आप अगर यहाँ नहीं आना चाहते तो वहाँ भी जा सकते हैं। ये थी अमोनिया की गंध। और वहाँ पर जो अमोनिया आया वो कहाँ से आया? वहाँ जो अमोनिया आया वो हम जो यूरिन उत्सर्जित किए थे, यूरिन एक्सक्रीट किया था, उसमें यूरिया था, और यूरिया के डिकम्पोज होने से वहां अमोनिया मुक्त होती है। बात समझ में आ गई? वो अमोनिया आपके नाक तक आती है और आपको एक अलग ही खुशी प्रदान करती है। ठीक है, आगे चलो। तो गंध की बात करें तो निम्नतर एमीन यानी जिसमें कार्बन कम होता है उसमें गंध आती है अमोनिया जैसी, अमोनिया जैसी। और अगर मैं उच्चतर एमीन की बात करूं, उच्चतर एमीन जिनमें कार्बन ज्यादा है, उनमें आती है मत्स्य गंध। अब सर ये मत्स्य क्या होता है? अरे मछली जैसी। मत्स्य संस्कृत शब्द है मेरे हिसाब से, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मछली को मत्स्य भी कहते हैं। मछली जैसी, मछली जैसी गंध। कैसी गंध आती है? मछली जैसी आती है। फिर आपका क्वेश्चन होगा सर मछली में कैसी गंध आती है? तो भैया मछली मार्केट जाओ और मछली को खरीदनी है, फिर सूंघ के दे के आ जाना, तुम्हारी पैसे सूंघने के पैसे नहीं लेगा ओहो, ठीक है। फिर पता चल जाएगा कि मछली में कैसी गंध आती है। मैं ऐसे कैसे बताऊं कि कैसी गंध आती है? कोई चीनी शक्कर गुड़ थोड़ी ला के बता दो ये देखो चीनी शक्कर गुड़ ऐसे होते हैं, ठीक है। गंध तो तुम्हारा नाम, हाँ समझ आई बात। अब ये जो है ना, ये वो नहीं है कि साहब मेरे को ये ज्ञान, ये आपको पता होना चाहिए, समझे। अब जैसे हॉफमैन ब्रोमोमेट बिक्री वो याद करनी पड़ेगी आपको, समझ में तो आ गई कैसे क्या हो रही है, लेकिन उसको याद करना पड़ेगा। इसमें याद करने वाला कुछ है ही नहीं, तो ध्यान रखने वाली बात होगी यार। निम्नतर में तो अमोनिया जैसी और उच्चतर एमीन में मछली जैसी गंध आती है। अब दूसरी बात करते हैं अवस्था। अवस्था से मतलब ऐसे नहीं, अवस्था से मतलब है फिजिकल स्टेट, ठोस है, गैस है, द्रव है। तो मैं अगर बात आपको बताऊं, ये अब ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा ये पर इसका यूज हो सकता है, इसका नहीं होगा जो मैं यहां बता रहा हूं, इसका उपयोग नहीं होगा। CH3NH2 ये गैस होती है। क्या होती है? गैस। और इससे आगे वाले जो होते हैं वो द्रव होंगे, सीधी सी बात है। हमने पढ़ा है कि अणुभार बढ़ रहा है तो अवस्थाएं बदलती हैं। और फिर और उच्चतर वाले जो होंगे, इससे आगे वाले द्रव हैं, और उससे भी ज्यादा आगे वाले जो होते हैं, अणुभार बहुत ज्यादा जिन एमीन का है, वो ठोस अवस्था में होते हैं। ये लोग कहानी यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बता दो, ये ज्ञान पता होना चाहिए भाई। आगे चलते हैं। यहां पर जो अपने पास आ रहा है 3 नंबर, वो है विलेयता। विलेयता, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। अगर विलेयता की बात करें, घुलने की बात करें, तो सर घुलता कैसे है? घुलता ऐसे है
जैसे पानी लिया, उसमें चीनी डाली, घुल गई, दिख वो, हाँ अब घोलना तो आ गया ना। ये विलेयता यानी घुलना, एक तरीके से घुलकर समांगी मिश्रण का बन जाना। ठीक। अब आप देखो कि एल्कोहल है ना, सब जानते हो आप, उसको पानी में डालते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि पानी कौन सा है, एल्कोहल कौन सा है। जैसे आप सैनिटाइजर जानते हो, उसमें एल्कोहल होता है, उसको पानी में डालो तो पानी में घोल डालने के बाद पता नहीं चलेगा कि पानी कहाँ है और एल्कोहल कहाँ है, तो मतलब घुल गया है। ठीक बात। यहां विलेयता की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत जगह आएगा, ये पहले भी आया था, एल्कोहल में आया था। एल्कोहल में आपको बताया था कि एल्कोहल जल में विलयशील होते हैं, क्यों? तो बताया था क्योंकि ये जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए एल्कोहल पानी में घुलते हैं। ऐसे में बता रहा हूं आपको एमीन की कहानी। एमीन भी देखिए आप, ये है, ये ले लेता हूं मैं एमीन। इस एमीन में आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युतीय परमाणु से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन अधिक विद्युतीय परमाणु से जुड़ा हुआ है, और अगर दूसरी तरफ भी अधिक विद्युतीय परमाणु आ गया, अगर दूसरी तरफ भी अधिक विद्युतीय परमाणु आ गया, मतलब फोन आ गया, फोन यानी फ्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया या नाइट्रोजन आ गया, तो उस कंडीशन में यहां एक आकर्षण बल लगता है। कारण क्या है? यह सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध में जिसकी विद्युतीयता ज्यादा होती है उस पर थोड़ा नेगेटिव आता है, दूसरे पर पॉजिटिव आता है। यहां पर भी इस पर थोड़ा नेगेटिव आएगा, इस पर थोड़ा पॉजिटिव आएगा। और मुझे पता है जब ये दोनों मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव पोल बन रहा है, दूसरी तरफ नेगेटिव पोल बन रहा है, तो यहां पर एक अट्रैक्शन होगा। इसी अट्रैक्शन का नाम है हाइड्रोजन बंध। इसी का नाम है हाइड्रोजन बंध। समझ में आ रही बात? अब दूसरी तरफ देखो आप, फिर होगा क्या? एमीन का मॉलिक्यूल आएगा और यहां हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। इस तरीके से चलता रहता है। तो मैं कह सकता हूं कि एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण उसमें विलयशील होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है, जैसा कि आपने एल्कोहल में भी कहा था, जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है, जल में विलेयता घटती जाती है, क्योंकि जल के घुलने में यह भाग उसका विरोध करता है। हाइड्रोजन बंध में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये बड़ा एल्किल समूह होगा तो जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें एक तरीके से रुकावट डालेगा। बात समझ में आ गई? तो आप क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण उनमें विलयशील होते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है, उसकी जल में विलेयता घटती जाती है। इसको जल विरागी समूह या जल विरोधी समूह कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आपको ये पूछ सकता है कि निम्नतर एमीन और उच्चतर एमीन में किसकी जल में विलेयता अधिक होगी? तो हम क्या बोलेंगे? निम्नतर एमीन की। जैसे मेथेन एमीन एथेन एमीन की तुलना में ज्यादा घुलेगा, मेथेन एमीन प्रोपेन एमीन की तुलना में ज्यादा घुलेगा। क्यों? क्योंकि जो एल्किल समूह बड़ा बन रहा है, जैसे देखो आप CH3, ये जो एल्किल समूह है ये जल में विलेयता को घटा रहा है, ये वाला जल में विलेयता को घटा रहा है। बड़ा एल्किल समूह विलेयता कम कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि निम्नतर एमीन की जल में विलेयता उच्चतर एमीन की तुलना में अधिक होती है, और बहुत ज्यादा उच्चतर एमीन जो है, ज्यादा अणुभार वाले जो एमीन है, उनकी जल में विलेयता बहुत ही कम हो जाती है और आगे जाके तो अविलय होने लग जाते हैं, क्योंकि ये जल विरोधी भाग होता है। ठीक है।
अब देखो आप, अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछे जल में विलेयता का कि प्राथमिक एमीन ज्यादा विलय होगा या द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन, तो आप ये कहेंगे अणुभार के हिसाब से भी ज्यादा घुलेगा, ये कम घुलेगा, ये सबसे कम घुलेगा। दूसरी बात, ये इस नाइट्रोजन को ज्यादा घेरे हुए हैं, तो ज्यादा घेरने के कारण भी इनकी विलेयता कम हो जाती है। तो प्राथमिक एमीन की विलेयता द्वितीयक एमीन से ज्यादा होती है, द्वितीयक एमीन की विलेयता तृतीयक एमीन से ज्यादा होती है। किसमें? जल में। ये कहानी थी विलेयता की। बात समझ में आ गई? विलेयता के बाद में अपन डिस्कस करते हैं इसका क्वथनांक। ठीक, एमीन के भौतिक गुण चल रहे हैं भाई। नेक्स्ट जो नंबर है ना, पहला गंध देखा, फिर भौतिक अवस्था देखी, फिर विलेयता देख लिया, ऐसे अपन देखते हैं क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है बीपी। बीपी नहीं, ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं है भैया, ये ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं है। ठीक बात। क्वथनांक में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपने पास कोई दारू है, ठीक, अब इसकी यहां पर वाष्प बनती है, इसको बंद कर रखा है, तो होगा क्या, इसकी वाष्प यहां आएगी, और आएगी तो वाष्प इस दारू के सतह पर दाब लगाएगी। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहां वाष्प ज्यादा बनती है और दाब बढ़ता जाता है। ठीक, तो ये दाब बढ़ते बढ़ते जब 1 atm का हो जाता है, और उस टाइम इसको जो टेम्परेचर दिया गया है वही उस दारू का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका क्वथनांक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो जल्दी से, देखो, जिसकी वाष्प जल्दी बन जाएगी, जिसकी वाष्प जल्दी बन जाएगी, कम टेम्परेचर पर बन जाएगी, समझ, तो दाब क्या लगा देगी, 1 atm का दाब उसमें जल्दी आ जाएगा। फिर सुनना, जो जल्दी वाष्पित होगा, जिसकी वाष्प जल्दी बनेगी, उसके द्वारा 1 atm का दाब पहले बन जाएगा। तो हम ये जनरली ऐसे बच्चों को थोड़ा समझा देते हैं, भाई जो जल्दी उड़ने वाला नजर आएगी है तो तुरंत ही उड़ता है, उसका क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक जो है वो, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर होता है, यानी कम टेम्परेचर पर ही काम हो रहा है। समझ मेरी बात? कम टेम्परेचर पर ही क्या, और उसका काम हो रहा है। अब मान लो दूसरा जिसकी वाष्प बन ही नहीं रही है साहब, और अपने को और टेम्परेचर देना पड़ रहा है, मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वो एक तरीके से अपने पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अपने पास है दिया गया टेम्परेचर जिस पर 1 atm का प्रेशर जनरेट हो जाए। समझिए बात? तो ये अब किस बात पर डिपेंड करेगा? अब सुनो मेरी बात, यहां अगर मेरे पास कोई दारू है, कोई दारू है, और उस दारू के अणु के बीच में अट्रैक्शन है, आकर्षण है, आकर्षण तो जल्दी से नहीं जाएगा, जल्दी से नहीं जाएगा तो दाब जल्दी से 1 atm का पैदा नहीं होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं अगर दो अणुओं के बीच में आकर्षण ज्यादा है, दो अणुओं के बीच में आकर्षण ज्यादा है, तो उनका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? और अगर
आकर्षण कम है तो क्वथनांक कम हो जाएगा। पहली बात ये याद रखना। दूसरा यह है कि यह छोटे अणु हैं जिनका अणुभार कम है वो जल्दी वाष्पित हो जाएंगे, और जिनका अणुभार ज्यादा है वो जल्दी नहीं उड़ेगा। हल्के मॉलिक्यूल जल्दी वाष्पित हो जाएंगे, जिनका भार ज्यादा है वो जल्दी से वाष्पित नहीं होंगे, तो उनको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एक एटीएम को प्रेशर बनाने के लिए। अब आपकी कहानी समझ में आ गई होगी कि जो क्वथनांक होता है वो सामान्यतः अणुभार के समानुपाती होता है, ऐसा आपको पहले बताया हुआ है। सामान्य बात है वो, सामान्यतया क्या, क्वथनांक। अणुभार के समानुपाती होता है, ये पहली बात। अब सर अणुभार समान हो जाए उस कंडीशन में, उस कंडीशन में एक तो आपको शाखन वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बहुत पहले। दूसरा यह है कि मेरे पास ये 1 डिग्री एमीन है, यहां लिख देता हूं आपको समझाने के लिए जरूरत पड़ेगी। 1 डिग्री एमीन है तो अब देखो होगा क्या कि ये अणु, ये एक अणु कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है दूसरे अणु के साथ, तो दूसरे अणु का देखो आप 1 डिग्री एमीन का दूसरा अणु आया और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। जब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ी हो दूसरी तरफ नाइट्रोजन आ गई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी 1 डिग्री एमीन के साथ, और इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दूसरे अणु के साथ। नहीं बात समझ, तो 1 डिग्री एमीन ने कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी, 3H बॉन्ड, 3H बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन 2 डिग्री एमीन के साथ, RN ये H और यहां पर R, ये क्या होगा 2 डिग्री एमीन। समझ रहे हैं बात को। 2 डिग्री एमीन में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, ये अणु कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो देखो एक तो इधर बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर हो जाएगी R और ये R, तो एक मॉलिक्यूल कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाया, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं लिख देता हूं 2H बॉन्ड, आप समझ जाओ 2 हाइड्रोजन बंद बन गए। ये 2 डिग्री एमीन की कहानी थी। और 3 डिग्री एमीन की कहानी देखो आप, ये R ये R। अब आपको क्या लगता है कि ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो कम से कम ये एक तो बनाए, लेकिन ये एक भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से नाइट्रोजन जुड़ी होनी चाहिए, यानी फोन से हाइड्रोजन जुड़ी होनी चाहिए, FON। इनमें से कोई एक तत्व हो उससे हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तब हाइड्रोजन बंध बनता है, मेरे पास में। तो इसमें नो H बॉन्ड, 3 डिग्री एमीन, नो H बॉन्ड। 3 डिग्री एमीन में कोई हाइड्रोजन बंध नहीं है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। यह अट्रैक्शन क्या था, ज्यादा था। तो जो क्वथनांक है वो ज्यादा किसका होगा भाई, जब अणु के बीच में आकर्षण ज्यादा है तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका सबसे ज्यादा हुआ, इसका उससे कम हुआ, इसका उससे भी कम हुआ, तो क्वथनांक का ये क्रम निकल कर आ जाता है, जो अपने को पता होना चाहिए। अगर बात करें एमीन के क्वथनांक की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टार क्वेश्चन है कि एमीन के अगर क्वथनांक की बात करें कब, जब अणुभार समान है। अणुभार क्या है, समान है, उस कंडीशन में। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन ये है कि अणुभार समान, या पॉइंट ले लो आप नोट, अणुभार समान, अणुभार समान तो 3 डिग्री एमीन
पहले 1 डिग्री लो, 1 डिग्री ए मीन का क्वथनांक ज़्यादा होगा, 2 डिग्री ए मीन का उससे कम होगा और 3 डिग्री ए मीन का उससे कम होगा। ये स्टार पॉइंट है, ये बीपी का क्रम है, बीपी। क्लियर? आप चाहो तो इसको एक क्वेश्चन से समझ लो। आप कैसे? CH3 CH2 CH2 NH2 ये है, ये 1 डिग्री एमीन है और इससे अनुभार वाला मैं 2 डिग्री एमीन बना दूं, CH3 NH CH2 CH3। इससे अनुभार वाला मैं 3 डिग्री एमीन बना दूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि निम्न में क्वथनांक का क्रम बताइए। का क्रम बताइए, तो फिर आप ये कहेंगे कि अनुभार समान है तो 1 डिग्री का ज्यादा, 2 डिग्री एमीन का उससे कम और 3 डिग्री एमीन का उससे कम होगा। और ये जो है ये स्टार क्वेश्चन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, बोर्ड में भी आ जाता है और कंपटीशन में भी आ जाता है। समझिए? तो इस तरीके से एमीन के भौतिक गुण क्या होते हैं, खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे एमीन की क्षारीय सामर्थ्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन देती है। ठीक है बच्चों, तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अपन एमीन की क्षारीय सामर्थ्य। थैंक यू।